हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम अपने इस सीरीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने पार्ट 2 तक के सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, A to Z। जैसे हिस्ट्री हो गई, जैसे क्या प्रीएम्बल है हिस्ट्री में, जैसे हम लोगों ने पोस्ट मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या है, इंडिपेंडेंस की बात क्या है, सब कुछ पढ़ा है। और केस लॉज की अलग सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हैं। देख क्या सकते हैं, आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि केस लॉज के बिना आंसर एकदम ख़राब ही समझिए, मतलब 50% समझिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 था, वो हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए, क्योंकि हम लोग इसमें ऐसे अपडेटेड वीडियोस भी डालते रहते हैं, जिससे आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 के अंदर है। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना होगा। पहली बात, हम इसे एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। दूसरी बात, ये हम लोगों ने एडॉप्ट कहाँ से किया है? हम लोगों ने इसे USA से एडॉप्ट किया है, मतलब फंडामेंटल राइट हम लोगों ने USA से एडॉप्ट किया है। जो हमारा ये मैग्ना कार्टा वर्ड कहाँ से आया है? वो आया है हमारा ब्रिटेन से, ठीक। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसे अधिकार जो एक किसी भी लिविंग पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब लिविंग पर्सन मैंने क्यों बोला? मैंने लिविंग पर्सन इसलिए बोला क्योंकि ये किसी एनिमल को राइट नहीं मिलता है, ये किसी एनिमल को राइट नहीं देता है, ये सिर्फ ह्यूमंस को राइट देता है कि वो एक अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से डिग्निटी के साथ, बहुत मतलब हर एक चीज़ के साथ वो जी सके, ठीक। तो जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में आता है, जो कि आर्टिकल 12 से शुरू होता है और हमारा पूरा जाता है आर्टिकल 35 तक के, ठीक है, क्योंकि 36 से हमारा DPS भी शुरू हो जाता है। अब फंडामेंटल राइट के अंदर 6 राइट हमें दिए गए हैं। अब वो 6 राइट बताने से पहले आप इतना समझ लीजिए कि वो जो 6 राइट्स हैं उसके अंदर राइट्स को डिफ़ाइन किया गया है, कौन कौन से राइट्स उसके अंदर आते हैं, ठीक। इसको रफ कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से राइट्स हमें मिले हैं। जैसे पहला राइट टू इक्वालिटी मिलता है। राइट टू इक्वालिटी में कुछ सेक्शन है ना, ऐसे ही सब हमारे आर्टिकल्स में ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक। तो पहला जानिए, जो आर्टिकल जो हमारा पार्ट 3 है 12 से शुरू होता है, पर जो 12 है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है। पहली बात, जो 12 13 है, अगर कोई भी लॉज इनकंसिस्टेंट है उसे चेंज कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं टच कर सकता है, वो चीज़ बताता है। यहाँ पे लिख देती हूँ इनकंसिस्टेंट, ठीक। अब जो हमारे पार्ट्स में हमें राइट्स मिले हैं, वो कैसे मिले हैं मैं अब उनको बताती हूँ। पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी। देखिए, जैसे कि मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एक कॉपी पे आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। अगर कॉपी में नहीं, A4 शीट पे लिख लीजिए, अपनी बेयर एक्ट में लगा लीजिए, रख लीजिए, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो थोड़ा सा लिखने विखने में भी आपको बहुत आराम रहेगा, ठीक। ये हमारा कवर करता है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18, मतलब इसमें 4 सेक्शन आते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, अब ये हमारा शुरू होता है आर्टिकल 19 से। अब हमें फ्रीडम को लेकर के कितने राइट्स हैं हमारा ये बताता है आर्टिकल जो हमारा सेकेंड राइट है वो बताता है, जो कि आर्टिकल 19 से हमारा होता है
आर्टिकल 22 तक। ठीक, आप लोग अपनी बैराक में देखते रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है राइट अगेंस्ट। अभी मैं इसको बहुत ब्रीफ समझाऊंगी। एक्सप्लॉयटेशन, जो कि हमारा सेक्शन 23 से लेकर के 24 है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि हमारा आर्टिकल 25 से लेकर के हमारा आता है 28 तक। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि हमारा आर्टिकल 29 से लेकर के 31D तक आता है। लास्ट हमारा राइट बचता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, ये हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि 6 भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें पहले 7 राइट्स आते थे, जिसमें प्रॉपर्टी का राइट्स था, पर आफ्टर सम केसेस जो हमारा आर्टिकल फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी को लेकर के था वो हटा दिया गया, क्योंकि कई बार गलत उपयोग भी होता था, कई बार सही उपयोग के लिए भी नहीं हो पाता था। इन सब को लेकर के वो हमारा अब लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ राइट टू इक्वालिटी को 14 से लेकर के 18 कवर करेंगे, क्योंकि ये सब थोड़ा सा डीप पढ़ने वाला है और थोड़ा सा वास्ट है, इसलिए सबको अलग अलग वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब राइट टू इक्वालिटी, अब हर एक पर्सन का, हर एक ह्यूमन बीइंग का, इवन लेडी और मेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों का राइट है इक्वालिटी का। इक्वालिटी, अब अगर महिला पढ़ा सकती है तो पुरुष क्यों नहीं पढ़ा सकता? जाहिर सी बात है, पुरुष घर के बाहर जाके काम कर सकता है, महिला क्यों नहीं काम कर सकती है? हर एक चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो लॉ के सामने हो, चाहे वो ईमेल में हो, चाहे वो जेंडर, कास्ट, सेक्स, बर्थ, कुछ भी हो, है ना। तो उसमें हमारा राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आ जाइए राइट टू फ्रीडम। हमारे पास ऐसे कौन सी फ्रीडम है कुछ करने की, कुछ ना करने की, वो सब हम इस आर्टिकल में देखेंगे, जो कि 19 से 22 बताता है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, तो उसमें आर्टिकल 23 से लेकर 24 देखेंगे। नेक्स्ट है राइट टू रिलीजन। कई बार हमसे कमेंट करके ये पूछा जाता है, मैम वो हिंदू के वीडियो बना कर पूजा कर के वीडियो डाल रहा है, क्या ये वैलिड है? तो मैंने उसको बताया ये बिल्कुल वैलिड है, आपको फंडामेंटल राइट मिला है, आप अपना प्रोपोगेट कुछ भी कर सकते हो, है ना, पर गलत मत करो, है ना। ठीक, नेक्स्ट है कल्चर एंड एजुकेशन राइट, 19 से लेकर के 31D तक के है। अब इसमें माइनॉरिटीज़ की भी बात की गई है। माइनॉरिटीज़ की मतलब बताइए, अगर 100 लोगों में 10 लोग अलग जाति के, 10 लोग अलग कैटेगरी के हैं, क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं? अब जैसे कि आप लोग अपना एज्यूम करिए, आप लोग 12th जैसे कि आप लोग किसी 1st से लेकर के 12th की क्लास में हैं, ठीक, और उसमें कोई भी ऐसा लड़का, ऐसी लड़की आ जाए जो आपसे डिफरेंट है, तो उसका पढ़ पाना, उसका कर पाना पॉसिबल नहीं होता था। ये तो सब लोग देखते हैं। तो इन सबको देखते हुए जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अलग स्टेटस दिया गया है, जैसे ST SC हो गए, है ना, कि वो लोग अपना एजुकेशनली अपना मतलब कि इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो हम लोग आर्टिकल 29 से 31D तक देखेंगे। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब अगर इन सब में से किसी में भी आपको दी जाती है प्रॉब्लम, आप इस आर्टिकल 32
सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, फंडामेंटल राइट में प्रॉब्लम होती है, आप आर्टिकल 32 के अंदर रिट के थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट जो वॉयलेट हुआ है आप उसको मतलब कि पा सकते हैं, आप उसके लिए लड़ सकते हैं। भाई आपका कुछ गलत हो रहा है, आप क्या ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं ना। तो इस सब के लिए हमारा ये आर्टिकल 32 देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसीलिए रेमेडी लिखा हुआ है कि वो हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है। अब हम लोग आज शुरू करेंगे जो हमारा पहला है राइट टू इक्वालिटी, 14 से लेकर के 18 तक के। अपनी बेयर एक्ट ले लीजिए। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट केस लॉज हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप डेफिनेटली उनको पढ़ लीजिएगा, बिना पढ़े ऐसे नहीं काम चलने वाला। चलिए आ जाइए 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी। वाओ, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, सॉरी हाँ मतलब कि 14 वो ये तो हमारी हेडिंग हो गई इक्वालिटी। अब इसका जो आर्टिकल 14 है वो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब अगर लॉ है उसके सामने सब लोग इक्वल हैं। मतलब जैसे मैंने बताया, मेल हो या फीमेल दोनों को काम करने का अधिकार है, वो लॉ के सामने वो इक्वल होंगे। ठीक, अगर किसी महिला ने कोई ऑफिस मान के चलिए चोरी की, ठीक, एक फीमेल ने चोरी की, एक मेल ने चोरी की, क्या फीमेल को 3 साल की सज़ा दे सकते हैं? क्या हम मेल को 7 साल की सज़ा दे सकते हैं? नो वे। आपको अगर आप इन्हें 7 साल की सज़ा दे रहे हो तो इनको भी 7 साल की सज़ा दोगे। इन्होंने भी थेफ्ट कमिट किया है, इन्होंने भी थेफ्ट कमिट किया है। तो जो हमारा लॉ है, चाहे ये तो हमने नेगेटिव एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हम जैसे एग्जाम्पल बात करें, कोई भी टीचर की भर्ती आई है, क्या फीमेल को ना रखें और मेल को सिर्फ पढ़ाने दें क्योंकि भाई मेल सुपीरियर होता है, मेल कमाता है, मेल सब कुछ करता है, तो क्या सिर्फ मेल को रखें, फीमेल को नहीं? नहीं, लॉ के सामने सब कुछ इक्वल है। तो जो भी फीमेल का है, वो भी मेल का भी है, जो मेल का है वो फीमेल का है, इक्वल बिफोर लॉ। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर किसी एडवांसमेंट के लिए कोई भी इनइक्वालिटी दिखाई जाए तो वो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान के चलिए अब किसी भी गर्ल के साथ, जो भी मेजर गर्ल है मतलब 18 से ज़्यादा, उसका रेप होता है तो वो IPC से गवर्न होता है। पर जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एक्ट पॉक्सो बनाया गया है। तो क्या ये इनइक्वालिटी होगी अदर गर्ल्स के साथ? नहीं, बच्चों के लिए एक अलग आर्टिकल, ये एक्ट बनाने से कोई इनइक्वालिटी नहीं हो गई है ना। मतलब और जैसे क्या होता है, वीमेंस को लेकर के वुमेन हरासमेंट एक्ट है, आप लोग जानते होंगे, वरना आप गूगल करिएगा। वर्क प्लेस पे जो वीमेंस का हरासमेंट होता है उसका भी एक एक्ट है। क्या पुरुषों का हरासमेंट नहीं होता है? उनका क्या होगा? तो पर अगर कोई सेक्टर देखा जाए तो महिलाओं की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वीमेंस का बहुत ज़्यादा शोषण होता है, वीमेंस का ज़्यादा शोषण होता है, तो उनके लिए अलग एक्ट बना दिया। क्या ये इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है? ये गलत हो जाएगा? नहीं। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है कि उन्हें, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे रिजर्वेशन जो कि हमारे ST SC और इन सबको EWS को मिलता है, बैकवर्ड क्लासेस को मिलता है, क्या वो एक इक्वालिटी बिफोर लॉ का वॉयलेशन है? नहीं, ये सब एक एडवांसमेंट है कि अगर कोई भी मतलब कि कोई भी एक दर चल रहा है, जैसे इसको समझिएगा, ये एक बच्चा है A, ये दूसरा बच्चा है B, ये तीसरा बच्चा है C,
ये चौथा बच्चा है डी। ठीक, अब दोनों ही एक दिन पैदा हुए, मान के चलिए कि अनाथ आश्रम में होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब क्या होता है, इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा समझिएगा, इसको पढ़ा रहे हैं, ये दूसरे ऑर्फनेज में रहता है, इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको नहीं पढ़ा रहे, इसको नहीं पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये इनका राइट नहीं है कि इनको पढ़ाया जाए? मान के चलिए ये लोग बूढ़े हो जाते हैं, भाई ये तो पढ़ लिख गए, इनके बच्चे पढ़ लिख गए, भाई अपनी अपनी अच्छी अच्छी जो नौकरी कर ली, लेकिन ये रह गए नीचे, क्योंकि इन्होंने खुद ने नहीं पढ़ाई की, तो बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? पढ़ाई का महत्व तभी समझ में आता है जब खुद पढ़े हो। बस ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस बता रही हूँ। तो अगर आपको भी आप लोग खुद दिमाग लगाइए, क्या इनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? आप लोग खुद कहोगे पढ़ाने की ज़रूरत है। तो वही एक रिजर्वेशन का काम लगता है। अगर सोसाइटी का कोई भी लोग नीचे है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म जो भी नीचे है, क्या उसको ऊपर नहीं उठाना चाहिए? क्या उसको इक्वालिटी नहीं देनी चाहिए? तभी तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो सिद्धांत है कंप्लीट होगा। जब ये और ये इक्वल होंगे तभी तो राइट टू बिफोर इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 14। ठीक, आर्टिकल 15 पढ़ने से पहले हम इसको रफ कर देते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो हमारे मतलब जैसे कि कुछ चीज़ों को रोकता है डिस्क्रिमिनेट करने से। मतलब ऐसा कुछ, जैसे आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को मालूम होगा, छुआछूत जैसी चीज़ें, ऐसी किसी भी चीज़ को लेकर के डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, ये गलत है। इस सेक्शन के इस आर्टिकल के तहत वो प्रोहिबिट है। ठीक है, तो अब ये जो आर्टिकल 15 है वो 5 चीज़ों को लेकर के प्रोहिबिट करता है, चीज़ों को मतलब कि डिस्क्रिमिनेट करने से। 5 चीज़ें, अगर 5 चीज़ें हैं उनको लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो प्रोहिबिट है। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं? पहला हो गया रिलीजन, है ना। दूसरा हो गया रेस, तीसरा हो गया कास्ट, चौथा हो गया सेक्स, पांचवा हो गया प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें जो पहला क्लॉज है, पहले इसको समझते हैं। जैसे अगर कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन यानी धर्म किसी धर्म को लेकर के, किसी रेस को लेकर के, किसी कास्ट को लेकर के, किसी सेक्स को लेकर के या प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के डिस्क्रिमिनेट करता है, किसी से भागता है, किसी से छुआछूत जैसी चीज़ें बिहेव करता है, तो उस केस में जो क्लॉज 1 है, स्टेट की जैसे कह सकते हैं स्टेट की ड्यूटी बताता है एक तरीके से कि तुम सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स को लेकर के किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब इसके साथ इन 5 ग्राउंड्स को लेकर के, भाई तुम महिला हो, तुम वीमेन हो, मैं तुम्हें नहीं काम पे रखूँगा, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन हो गया एक तरीके से, तो ऐसा नहीं कर सकते। क्लॉज 2 बोलता है कोई सिटीज़न, अगर कोई सिटीज़न इन 5 ग्राउंड को लेकर के डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो प्रोहिबिट है इस आर्टिकल के तहत। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ही आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं मालूम होगा कोविड के बारे में। इस टाइम सब लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना रहे थे, जैसे छुआछूत टाइप के, भाई छुआछूत जैसी बीमारी ही थी और उसमें लोग टच नहीं कर सकते थे, दूर रहते थे। अगर ऐसा कुछ डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी डिजीज़ है, उस केस में ये चलेगा। लेकिन सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पे नहीं तुम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, क्लॉज 3 बोलता, अभी जैसे कि सिटीजन्स में ही उसमें सब क्लॉज है ए और बी। अब ए बोलता है अगर ऐसा कोई भी पब्लिक प्लेस है, कौन कौन से पब्लिक प्लेस हो सकते हैं मैं बताती हूँ। अगर कोई भी पब्लिक प्लेस है, अगर आप उस पर डिस्क्रिमिनेट करते हो तो ये प्रोहिबिट है। अब वो पब्लिक प्लेस जैसे कौन से हो सकते हैं? कोई भी शॉप हो सकती है, कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई भी होटल हो सकता है, कोई भी प्लेस ऑफ पब्लिक हो सकता है, मतलब कोई भी पब्लिक प्लेस हो सकता है, या कोई भी इंटरटेनमेंट की जगह हो, जैसे सिनेमा घर, थिएटर वगैरह होते हैं, वो इंटरटेनमेंट की जगह एक तरीके से होता है।
अगर ऐसी जगहों पे ऐसी जगहों पे भी कोई किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, सिर्फ इन ग्राउंड्स को लेकर के। ये सब क्लॉज ए बोलता है। अब बी बोलता है कि वेल टैंक। देखिए, सब क्लॉज किसी पब्लिक प्लेस को, जो पब्लिक प्लेस है जिसपे लोग एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, खाना खाने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, इन सब चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब ये जो बी बताता है किसी चीज़ को यूज़ करने पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी? वेल यानी कुआं, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड एंड प्लेस ऑफ रिजॉर्ट, यानी रिजॉर्ट ले देते हैं। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल इसके लिए, जैसे ये वेल है, ठीक, पर ये मैंने अपने इस हाउस के अंदर बनवाया है, मतलब ये मेरा घर है और यहाँ पे ही मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इस पे अपना वेल बना है। क्या लोग के हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भाई तुम मेरे यहाँ क्यों पीने आए? तो ये गलत होगा? नहीं, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इन्होंने अपने खुद के लिए बनवाया है, तो दूसरा कैसे आएगा? दूसरा आकर के ले रहा है तो वो ट्रेसपास के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई वेल है जो कि सब सोसाइटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट के फंड द्वारा बनाया गया है, जो सबके लिए बनाया गया है, उसको लेकर के इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इन ग्राउंड्स पे। अगर उसको ऐसी बीमारी है कि रोप छूने से प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उसे एक एक्सेप्शन माना गया। लेकिन सिर्फ इन ग्राउंड्स पे हम किसी को ये सब चीज़ों के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल इसका क्लॉज 3 बोलता है, जैसे क्लॉज 3, अब क्लॉज 3 जैसे मैंने बताया, कुछ एक्सेप्शन है कि कोई डिसेबल है, कोई डिसेबिलिटी है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम ऐसी है, डिजीज प्रॉब्लम है जो छूने से किसी को हो सकती, अब तब आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। तो उसी तरह सेक्शन 3 इसका ही एक तरीके से एक तरीके से एक्सेप्शन ही समझिए। लेकिन एक्सेप्शन क्या, मतलब इसे ये समझिए कि जैसे कि इन 5 चीज़ों पे हम नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते, लेकिन 3 बताता है इन चीज़ों पे कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 ये बोलता है, अगर कोई वीमेन है, कोई चाइल्ड है, जैसे कि आप लोग इस सोसाइटी में रह रहे हो, आज के टाइम में भी सब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं मिलेंगी, सब महिलाएं वर्किंग वीमेंस नहीं मिलेंगी। कई महिलाएं आज भी सिर्फ घर चला रही हैं, कई महिलाएं आज भी मतलब कि ऐसी चीज़ें आप लोग देखते रहते हो। तो अगर किसी महिला को लेकर के कोई लॉ बनाया जा रहा है या कुछ फेवर दिया जा रहा है, मतलब फेवर इन द सेंस एडवांस, मतलब कि किसी अच्छे चीज़ के लिए या बच्चे के लिए। अब एग्जाम्पल ये देखते हैं, जैसे अगर आपको एक एक्ट के बारे में पता होगा, वीमेन पब्लिक प्लेस पे अगर वीमेन का हरासमेंट होता है तो उसका एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट एट पब्लिक प्लेस, है ना, 2013। तो ये वीमेंस के लिए बनाया गया था 2013 का, ठीक। इसलिए क्या मेल्स के साथ नहीं डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि क्या उनके साथ हरासमेंट नहीं होता है? होता है, पर यहाँ पे क्या महिला जो पुरुष हैं उनका कुछ बिगड़ रहा है? नहीं बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हम डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स? नहीं मानेंगे। अब जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए स्पेशल एक्ट क्या है कि उसके लिए स्पेशल एक्ट बना है पॉक्सो, ठीक। क्या 18 से ऊपर वाली गर्ल जो आईपीसी से गवर्न होती है, अगर उसके साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट होता है या कुछ भी होता है तो वो आईपीसी से गवर्न होंगी। लेकिन कोई बच्चा है जो अंडर 18 है तो उसके लिए स्पेशल लॉ बनाना क्या गलत है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये सेक्शन जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है, वो ये बोलता है किसी वीमेन के लिए, किसी चाइल्ड के लिए अगर आप कुछ एडवांसमेंट कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर नहीं आएगा, ठीक। अब क्लॉज 4 क्या बोलता है? क्लॉज 4 हमारा जो क्लॉज 4 है, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया था। पहली बात ये, ठीक। दूसरी बात ये बोलता है, अगर कोई भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, इकोनॉमिक
बैकवर्ड क्लास, दूसरा शेड्यूल कास्ट, तीसरा शेड्यूल ट्राइब। ठीक, अगर आपको मालूम है होगा, नॉर्मल सी बात है, मालूम होगा कि आज के टाइम भी कई ऐसी जातियां हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं, और उनमें से देखा जाता है कि जो वो जाति होती है वो नीची जाति की ही पाई जाती, ऊपर वाली जाति बहुत कम है जो पिछड़ी होंगी। तो अगर कोई बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए अगर आप कुछ स्पेशल लॉज लाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बना सकती है। और जो आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 है वो इकोनॉमिक वो माइनॉरिटीज़ को राइट देता है कि वो उनको कि वो अपना मतलब कि वो अपना कुछ जैसे इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, अपना ट्रेड कर सकते हैं, ये सब कुछ राइट्स मिले हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये क्लॉज 4 बोलता है कि इनको अगर कुछ स्पेशल दिया जा रहा है एडवांसमेंट के लिए, कोई ऐसी बात थोड़ी ना है कि ये ऑलरेडी अप है और फिर इनको रिजर्वेशन देगा जा रहा है, नहीं, ये खुद नीचे है, इसलिए एडवांसमेंट के लिए इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ये मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर आप लोगों को मालूम होगा, मालूम क्या 2000 अभी जो वीडियो बन रहा है यार, जैसे कि इस टाइम अभी तो मैं जो वीडियो बना रही हूँ अगस्त 2023 में बना रही हूँ। ठीक है, अभी कुछ महीने पहले एक मणिपुर का बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गई थी। किस लिए सिचुएशन हो गई थी ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्या होता है, मैंने यहाँ पे बताया कि जो ये एडवांसमेंट इन लोगों को मिल रहा है क्योंकि ये बैकवर्ड है, ये बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए एडवांसमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर होते तो उन्हें एडवांसमेंट नहीं मिलता। तो जो ये मणिपुर वाला केस है, मणिपुर, उसमें 2 जातियां हैं। 2 जाति क्या मतलब कि 2 कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें कि एक मेतीज़ है, दूसरा कुकी और नागाज। ठीक है, अब क्या है इसमें, जो मणिपुर में इतना बड़ा दंगा, इतना वायलेंस होने का सिर्फ क्या कारण था, ये रिजर्वेशन। अब क्यों, जो मेतीस है उनके पास एससी का स्टेटस है, पर ये चाहते हैं हमें एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक, दूसरा कुकीज़ जो हैं और नागाज हैं उनके पास एसटी का स्टेटस है। अब एसटी का स्टेटस मींस उनके पास कुछ एडवांसमेंट एक्स्ट्रा होंगे एज़ कम्पेयर एसटी से, तभी वो एससी वाले मेतीज़ एसटी को जाना चाहते हैं, एसटी स्टेटस लेना चाहते हैं। तो क्या हुआ, ये गए हाई कोर्ट। ठीक, हाई कोर्ट में कुछ ये लोग काफ़ी टाइम से ये अपना काम कर रहे हैं कि इनको भी मिले, पर सिर्फ हाई कोर्ट ने इतना कहा कि इनको भी स्टेटस मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के जो कुकीज़ और नागाज हैं वो भड़क गए, भाई क्यों इनको स्टेटस मिलना चाहिए, इनके पास ऑलरेडी पॉलिटिकल पावर है, चीफ मिनिस्टर भी इनके ही हैं, इन्हीं की मतलब कि जो लोग हैं इन्हीं में से है, इनके पास एजुकेशनल सिस्टम भी अच्छा है, इनके पास इकोनॉमिक सिस्टम भी अच्छा है, इनके पास हॉस्पिटल, सबकी सर्विस सब कुछ बढ़िया है, और फिर भी इनको एसटी का स्टेटस क्यों दिया जाए, इनको स्टेटस नहीं दिया जाए, पहली बात। और जो कुकीज़ हैं, क्योंकि ये पूरे हिली एरिया में रहते हैं और इनको सिर्फ वैली एरिया मिला है और इससे ज़्यादा ये ख़रीद भी नहीं सकते, लेकिन ये सब कुछ कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए, ये समझने वाली ये बात है कि अगर ये एसटी स्टेटस मांग रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का काम है कि कैसे उस पर लॉ बनाया जाए, क्या उस पर अच्छा रहेगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा, वो आपस में बैठ के पार्लियामेंट या कुछ लॉ के थ्रू उसे सॉल्व किया जाए। पर एसटी लोग ये अपने आप को इंक्रीज़ करने से ज़्यादा वो इनको डिक्रीज़ करने पे तुले हैं कि भाई इनको एसटी का स्टेटस मिल जाएगा, ये और ऊपर पहुंच जाएंगे। भाई
तुम अपना ऊपर पहुंचने की कोशिश करो ना, किसी को छोटा करने से अच्छा। इसी तरह रिजर्वेशन में, नॉर्मल रिजर्वेशन में इतनी ज़्यादा केसेस आते हैं कि भाई रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। देखो तुम मेतीस हो या तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी पावर है, तो तुमको क्यों एसटी का स्टेटस चाहिए? तुम अपने आप को इंक्रीज़ करो, तुम अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ जो कि देश में काम आए, है ना। अच्छे बच्चे बनाओ, अच्छे पढ़ाई कराओ, अच्छे सब कुछ कराओ कि आगे चल के वो बच्चे तुम्हारे देश के लिए भला करें। लेकिन तुम क्या बैठे हो एसटी का स्टेटस लेने के लिए, और ये जो हमारे कुकीज़ और नागाज़ हैं वो कह रहे हैं इनको स्टेटस मिलेगा नहीं। भाई तुम अपना आगे को बढ़ो ना, हर चीज़ पढ़ाई और इन सब से सब कुछ, अपने काम से सब कुछ बढ़ सकता है, लेकिन वो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। सिर्फ ये रिजर्वेशन और जो स्पेशल एडवांसमेंट के लिए ही लड़ाई हो रही है। लेकिन जो, अगर आप लोगों ने देखा होगा कई बार बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं, तभी वो आज तक रिजर्वेशन है, वरना कई लोग पढ़े हो करके भी रिजर्वेशन का सपोर्ट नहीं करते हैं। जो मेरा मानना है, अगर कोई भी कमेटी नीचे स्तर पे है तो ये गवर्नमेंट, ये लॉ का, हमारे जो बॉडीज़ हैं उनका ड्यूटी है कि सबको इक्वल पहुंचाए, किसी को नीचा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऊपर पहुंचाए, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लॉज 4। अब क्लॉज 5 में बोलता है, ये हमारा 99th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, पहली बात। और दूसरी बात ये, जैसे अभी हम लोगों ने क्लॉज 4 में पढ़ा कि कोई भी बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल्ड क्लास है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, अगर वो पर्सन को कोई एडवांसमेंट दिया जाता है तो नो प्रॉब्लम, दो, ठीक, स्टेट लॉज बना सकती है। पर जो क्लॉज 5 है स्पेशली एजुकेशन की बात करता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में इतने परसेंट एसटी एससी रिजर्वेशन होता ही होता है। आप लोगों ने अपने कॉलेज में भी देखा ही होगा कि 80% एससी की सीटें हैं, 60% इनकी सीटें हैं, है ना। तो ये सिर्फ एजुकेशन की बात करता है, उन बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाए जो कि हमारे इस कास्ट से आते हैं, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़े लोग हैं। इसके बहुत ज़्यादा कई केस लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने अपने सीरीज़ में कवर करा है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। आ जाइए अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो बोलता है 16। अब 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो भी नौकरियां हैं उसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्या उसका है, वो हमारा 16 बताता है। तो इसमें जो पहला क्लॉज बोलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, चाहे वो एसटी हो चाहे वो एससी हो। लेकिन और क्लॉज 2 ये बोलता है, कोई भी नो सिटीजन, कोई भी पर्सन रिकास्ट रेस, रिलीजन, सेक्स और डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, इसके नाम पे सिर्फ नौकरी पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। इन ग्राउंड्स के लेकर के आप उसको नौकरी ना दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन क्लॉज 3 ये बोलता है, जो भी ये पब्लिक अपॉर्चुनिटी पे बात है उस पे पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, पहली बात ये हो गई। साथ में क्लॉज 6 बोलता है, क्लॉज 4 बोलता है, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, ठीक, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, इवन चाहे वो सरकारी नौकरी क्यों ना ही हो, सरकारी नौकरी में भी रिजर्वेशन दिया जाए। कई लोगों को ये लगता है कि पढ़ाई में दे रहे हो, इसमें दे रहे हो, उसमें दे रहे हो, अब तुम्हें नौकरी में भी रिजर्वेशन देना चाहिए। देखिए, कई बार देखा जाता है ऊपर जाति के बैठे रहते हैं, या आप खुद भी अगर आप किसी भी पोजीशन में बैठोगे, उस दिन आप यही चाहोगे कि पहले हम मेरे परिवार वाले बन जाएं, फिर मेरे परिवार के रिश्तेदार बन जाएं, तो आप लोग अपनी कम्युनिटी ही देखोगे। इसी तरह ये चीज़ें लाई गई, क्योंकि जब ऊपर कोई बड़ा बैठा है वो सिर्फ अपनी तरफ के लोगों को ऊपर पहुँचाना चाहता है, इसलिए उसमें रिजर्वेशन दिया गया कि आप भाई ऊपर बैठे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन उस पर्सन को भी एंट्री मिलेगी जिसका कोई ऊपर नहीं बैठा हुआ है, ठीक। क्लॉज 4 बोलता है, अब क्या हुआ, कुछ केस हुए जिसमें कि बोला गया कि जो नौकरियों में तो मिलेगा ही रिजर्वेशन, क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा? तो जो कुछ केसेस हुए हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर दी हैं, आप देख लीजिएगा। तो क्लॉज 4 बोलता है, आफ्टर अमेंडमेंट
77th अमेंडमेंट हुआ था, उसमें बोला गया जो पर्सन प्रमोशन है उस प्रमोशन पे भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि सेम चीज़ अगर कोई भी ऊपर बैठा हुआ है वो अपने जो नीचे जाति का है वो नीचे लोग पे है उसको थोड़ी ना ऊपर पहुंचेगा, तो इस पे प्रमोशन पे भी ला दिया गया कि आप उस पे भी रिजर्वेशन आपको मिलेगा। अब क्लॉज जो कि सब 4B है वो भी 77th ये भी इसी में ही क्लॉज 4B भी इसी में ऐड किया गया था सॉरी इसी में ही ऐड किया गया था। तो ये बोलता है क्या हुआ था एक जब ये हमारा क्लॉज 3 में जब रिजर्वेशन की हमारी बात आई थी, रिजर्वेशन की इनको बैकवर्ड क्लास को ST SC को मिलेगा, तो क्या हुआ जो हमारे वहाँ के मतलब कुछ एक स्टेट की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वो मेडिकल इंस्टीट्यूट में SC को स्टेटस रिजर्वेशन दे दिया, SC को रिजर्वेशन दे दिया और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वालों को रिजर्वेशन दे दिया। इन सब के चलते हुए कितने 68% रिजर्वेशन ऑलरेडी हो गया। तो फिर केस आते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। उसके बाद ये चीज़ क्लॉज B में 4 के क्लॉज B में क्लैरिफाई किया गया कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। हालांकि मतलब कि पहले ये हुआ कि 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, लेकिन अब है कि आप अब चाहे जितना परसेंट बढ़ा सकते हो कि मतलब रिजर्वेशन उस पर्सन को दिया जाएगा। मतलब जैसे कि अब क्या है, पहले ST SC और इकोनॉमिक बैकवर्ड को मिलता था, अब क्या है जनरल क्लास वाले जो हैं उनको भी मिलता है, जो बैकवर्ड हैं जो अभी भी पिछड़े हैं जनरल वाले वो भी उनको भी अब रिजर्वेशन मिलेगा। अब जैसे कि क्लॉज 5 बोलता है हमारा, इस आर्टिकल का क्लॉज 5 ये बोलता है अगर कोई भी रिलीजन है उस पर कोई कुछ प्रोफेस कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, आप उसको लेकर के जैसे कि अब क्या होता है, पंडित है, अब किसी को पंडित बनना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। पहले पंडित ही बनता था, अब वो कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दी गई, अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरे कर दे तभी आप इस जगह पे पहुंच सकते हो, यानी पंडित बन सकते हो, अदरवाइज़ नहीं बन सकते और इसको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब समझ में आया, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होगा, वो राजा का बच्चा राजा ही बनेगा ये चीज़ नहीं। ठीक, अब आ जाए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो कि 17 है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखें अब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है। पहली बात, ये जो हमारा अनटचेबिलिटी वर्ड है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफ़ाइन नहीं किया गया है, तो हम लोग समझेंगे कैसे कि ये अनटचेबिलिटी क्या है। तो वो 2 केस हुए थे जिसके द्वारा इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया था कि अनटचेबिलिटी का वर्ड का मतलब क्या होगा। वो केस है, इसको मैं ये केसेस को भी मैंने ब्रीफ अपने प्लेलिस्ट में डाले हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, पहला केस था जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि राजस्थान का था। दूसरा देवराज वर्सेस बी पद्मना सॉरी जो कि तो जो ये अनटचेबिलिटी वर्ड है, इन दोनों केस के थ्रू इस वर्ड को डिफाइन किया गया कि ये अनटचेबिलिटी इतना मतलब कि उसका ये मतलब होगा कि इन केसेस से डिफाइन हुआ। ठीक है, फिर क्या होता है, अब इस सेक्शन के जो हमारा ये आर्टिकल 17 है उसमें 2 चीज़ों को बताया गया है। जैसे पहला कि मतलब कि अब अनटचेबिलिटी है, इन दोनों केस से डिसाइड हो गया कि हाँ इसे हम अनटचेबिलिटी कहेंगे। फिर अब अनटचेबिलिटी जो ऐसी अनटचेबिलिटी जो कि फॉरबिडन है, यानी लॉ से नहीं मतलब कि प्रूफ है,
नई लॉ पे एक्सेप्टेबल है तो वो हमारी हो जाएगी फॉरबिडन हो जाएगी लॉ से, और दूसरी उसकी पनिशमेंट बताई। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार आर्टिकल 17 मैंने देखा पनिशमेंट तो लिखी नहीं है, तो अब इसका मैं एक और आर्टिकल आपको बताती हूँ, आर्टिकल 35। अब जो भी इसमें पनिशमेंट रिक्वायर है, जो भी पनिशमेंट लिखी हुई है वो हम जो भी आर्टिकल 35 में वो पनिशमेंट्स को बताया गया है कि इन्हें इतनी ऐसे पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे कोई ऑफेंस करता है, अगर अनटचबिलिटी जैसा काम करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, तो आर्टिकल 35 के पास पावर है कि उन्हें उसे मतलब कि उन लॉज को बना कर सके, है ना। ठीक, अब पहली बात जो हमारा इसको रफ कर लेते हैं। जो ये ऑफेंस है वो एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल। ठीक, पहली बात ये हो गई। और इसकी पनिशमेंट को भी इन्हेंस किया जा सकता है, यानी इंक्रीज पनिशमेंट लिख देते हैं ऐसे। ठीक, दूसरा ड्यूटी ऑफ सर्वेंट। अब ड्यूटी ऑफ सर्वेंट से क्या मतलब है? भाई अगर सर्वेंट होकर के कोई तुम सरकारी नौकर हो, मतलब कि नौकरी में हो, अगर आप ऐसा करते हो तो ये बहुत मतलब कि एकदम इल्लीगल, गलत है, नहीं कर सकते। कोई कर रहा है आप उसको रोकिए, है ना। दूसरी बात प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर कोई पूजा पाठ के लिए जा रहा है, आप उसको भी इस तरह नहीं अनटचबिलिटी मतलब छुआछूत जैसा वो काम नहीं कर सकते। देखिए आज भी ये सब एग्जिस्ट करता है, ये सब चला नहीं गया, लेकिन हाँ बहुत हद तक के ख़त्म हो गया है और धीरे धीरे ख़त्म हो भी जाएगा जब गांव के पुराने लोग निपट चले जाएंगे। तो फिफ्थ है हमारा पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है, अगर कोई भी पर्सन कर रहा है तो उसको पनिश कर सकता है। लेकिन अगर कोई एक कम्युनिटी है, कोई एक एरिया है, उसमें कई लोग रह रहे हैं और ऐसी अनटचबिलिटी जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो इनको इक्वली स्टेट गवर्नमेंट इन्हें पनिश कर सकता है। ठीक है, साथ में इसके लिए इसके लिए एक्ट्स भी लेकर के आए गए जो इस वक्त एग्जिस्टिंग। पहले देखिए इसके थोड़ा सा देखिए, पहले जब ये चीज़ अबॉलिश की गई कि मतलब अनटचबिलिटी नहीं किया जाएगा, तो एक एक्ट को लाया गया जो कि अनटचबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। ये इसको एक एक्ट लेकर के आया, पर इसमें क्या था, कुछ कमी थी, प्रॉब्लम्स थी, तो इसको क्या किया गया, अमेंड किया गया, इसी को रीनेम भी किया गया, साथ में इसकी पनिशमेंट को भी इन्हेंस किया गया। और अब जो चल रहा है प्रोटेक्शन, इससे बीच में भी एक एक्ट आया जो कि ये बीच में एक्ट नहीं है, एक कमेटी को बैठाया गया। ठीक, उस कम्युनिटी ने पूरा सब कुछ देखा, क्या कैसे है, क्या मतलब कि डेवलपिंग के लिए चाहिए कितना क्या कुछ, तो उसके बाद एक एक्ट लाया गया उस कम्युनिटी के रिकमेंडेशन पे, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। अब सिविल राइट से क्या मतलब है? सिविल राइट, आप लोग नॉर्मली रह रहे हो तो आप लोग सिविल ही तो हुए, आप लोग सिविलियंस तो ही हुए, तो उनके राइट्स को बचाना, उनको राइट्स को सेव करना, तो इसलिए ये एक्ट को लेकर के आया गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 18 बोलता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल। अब जो टाइटल लोग रहते हैं, जैसे कि क्या कराते हैं, कोई महाराजा का बेटा है तो राजपूत जैसे ऐसे कुछ टाइटल्स नहीं लगाते हैं, वो आप लोगों ने मूवी में बहुत देखे होंगे, डेफिनेटली देखे होंगे। तो आप इस टाइम आप लोग ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको
कोई भी ऐसा पद मतलब कि ऐसा सरकार से कोई भी पुरस्कार मिला हो, आप उसका नाम आगे नहीं लगा सकते हो, है ना। तो देखिए ये बोलता है, पहला बोलता है अगर कोई मिलिट्री है, एकेडमिक, जैसे कि अब कोई मिलिट्री में है कोई ऑफिसर, तो क्या वो भी नहीं लगा सकता है? वो लगा सकता है, जैसे लेफ्टिनेंट लगाता है, जनरल लगाता है, ये सब लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा राजपूत जैसा ये सब चीज़ें नहीं लगा सकते, ठीक। दूसरी बात ये हो गई, अगर कोई फॉरेन स्टेट का है उसका कोई टाइटल नहीं लगा सकता है, ठीक। और इसी तरह अगर आप कोई डॉक्टर हो, क्या आप डॉक्टर नहीं लगा सकते? नहीं, एजुकेशनली फील्ड में जो आता है, जैसे पीएचडी के लिए होता है डॉक्टर लगाते हैं, आप डॉक्टर लगा सकते हो, वकीलों के लिए एडवोकेट लगा सकते हो। ऐसे आप जो स्टडीज़ से मतलब कि जो आपकी ऐसे अचीवमेंट है आप उसको लगा सकते हो, लेकिन ऐसे कोई मतलब कि जैसे मैंने बताया ना, ऐसा कोई ऐसा टाइटल नहीं लगा सकते जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे कि वो राजघराने से आया, यार हम तो इतने छोटे हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। इसलिए इन सबको एबॉलिश कर दिया गया कि आप टाइटल को नहीं लगा सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट है जो हमारा राइट टू इक्वालिटी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा आर्टिकल जो पार्ट मतलब कि जो हमारा राइट इक्वल बिफोर लॉ था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, और आपको कैसा लगा लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट तो बिल्कुल कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मालूम चलेगा कि मतलब कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और आप हम लोगों से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, और कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।